बायो में बहुत सारी स्लाइड्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे प्लांट्स के किसी पार्ट की स्लाइड बनानी हो या फिर किसी एनिमल्स की स्लाइड बनानी हो, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्लाइड बनानी हो या फिर बॉडी के किसी पार्ट की स्लाइड बनानी हो। उन सभी स्लाइड्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो आज समझते हैं कि माइक्रोस्कोप किस तरीके से वर्क करती है और इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है और कौन सा पार्ट किस तरीके से वर्क करता है और उस पार्ट को कहते क्या हैं। ये तीनों कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं जिनमें हम कोई भी स्लाइड बनाकर देख सकते हैं। अब यदि हम इनके पार्ट की बात करें तो ये सबसे ऊपर आई पीस लेंस लगाने के लिए होता है। इनमें से ये आई पीस लेंस होते हैं जिनको इस तरीके से ऐसे लगा दिया जाता है। अब इसे ट्यूब कहते हैं। ये आई पीस लेंस होता है जिसमें हम आंख लगा के देखते हैं और ये ट्यूब होता है, ये पार्ट ट्यूब होता है। ये आई लेंस होता है और ये ऑब्जेक्ट लेंस होता है या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। स्लाइड में जो भी ऑब्जेक्ट लगा होता है, यानी कि स्लाइड में जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट लेंस से हम देखते हैं। अब अलग अलग माइक्रोस्कोप में अलग अलग ऑब्जेक्ट लेंस होते हैं। इसमें से सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लेंस है, इसमें दो ऑब्जेक्ट लेंस है और इसमें तीन ऑब्जेक्ट लेंस हैं। ये कोर्स एडजस्टमेंट नॉब होता है। इसे घुमाकर हम इस ट्यूब को ऊपर नीचे करते हैं और जिससे ये आई लेंस और ऑब्जेक्ट लेंस और ये ट्यूब, ये तीनों ऊपर नीचे होते रहते हैं और इसे इस तरीके से सेट करते हैं जितने में हमें ऑब्जेक्ट एकदम फिट दिखने लगता है, एकदम क्लियर दिखने लगता है। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट में फोकस बढ़ा सकते हैं। इसे फाइन एडजस्टमेंट नॉब कहते हैं। अब इसमें से भी यदि हम देखें तो ये आई पीस लेंस होता है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। ये कोर्स एडजस्टमेंट नॉब होता है और ये फाइन एडजस्टमेंट नॉब होता है। इस कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को घुमाकर हम इस तरीके से इस पूरे ट्यूब को एडजस्ट करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हम स्लाइड में देख रहे हैं वो एकदम क्लियर दिखने लगे और इस फाइन एडजस्टमेंट नॉब को घुमाकर हम उसे क्लियर कर लेते हैं। और ये माइक्रोस्कोप की आर्म होती है। इनमें से ये माइक्रोस्कोप की आर्म होती है, इसे हैंडल भी बोलते हैं। हमेशा जब भी इसे पकड़ते हैं तो ऐसे ही पकड़ते हैं। यदि हम यहाँ से पकड़ेंगे तो ये टूट सकता है, इसलिए हम हमेशा हैंडल से पकड़ते हैं और नीचे से इसे सपोर्ट किए रहते हैं। अब इसमें सबसे नीचे ये बेसमेंट होता है, यानी कि बेस होता है इसका, माइक्रोस्कोप का ये बेस होता है। इसमें से इन तीनों में से ये बेस है और ये यहाँ पे इंक्लिनेशन जॉइंट होता है जो इस आर्म को और बेस को जोड़े रखता है। यहाँ पर ये इंक्लिनेशन जॉइंट है जो इस आर्म को यानी कि हैंडल को और इस बेस को जोड़े रखता है और इसी हैंडल से ये पूरी माइक्रोस्कोप जॉइंट होती है। अब ये यहाँ पर स्टेज होता है जिसमें हम कोई भी स्लाइड रख के देखते हैं। यदि हम स्लाइड कोई भी रखें तो इस तरीके से कोई स्लाइड हम, ये स्टेज होता है जिसमें हम कोई भी स्लाइड रख के देखते हैं। यदि हम इस स्लाइड को इसमें रखें तो इस तरीके से इन क्लिप के द्वारा यहाँ पे, यदि हम यहाँ पर कोई भी स्लाइड रखें तो इन क्लिप के द्वारा इस स्लाइड को दबा देते हैं जिससे ये स्लाइड इधर उधर हिल ना सके और इसे इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट लेंस है ये स्लाइड के एकदम सीधे में रहे। अब अलग अलग माइक्रोस्कोप में अलग अलग स्टेज क्लिप होती हैं। इसमें से और इसमें से स्टेज क्लिप सेम टू सेम है, लेकिन इसकी क्लिप अलग तरीके से है। इसमें से इस क्लिप को हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे और दाएं बाएं एडजस्ट कर सकते हैं जिससे हम किसी भी स्लाइड को एकदम क्लियर देख सकते हैं।
ये रिवॉल्विंग नोज पीस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट लेंस लगे होते हैं। इसमें इस रिवॉल्विंग नोज पीस में 3 ऑब्जेक्ट लेंस लगे हैं और इस रिवॉल्विंग नोज पीस में 2 ऑब्जेक्ट लेंस लगे हुए हैं। रिवॉल्विंग नोज पीस की तब जरूरत होती है जब इसमें से एक से ज्यादा कोई ऑब्जेक्ट लेंस लगाना होता है। इसमें इसकी जरूरत नहीं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लेंस लगा हुआ है, लेकिन इसमें 2 लगे हुए हैं, इस वजह से इसको लगाने की जरूरत पड़ती है ताकि हम इसे इस तरीके से एडजस्ट कर सकें कि स्लाइड के ऑब्जेक्ट के ऊपर ये दोनों लेंस एडजस्ट हो जाएं। और इसमें भी नोज पीस इस तरीके से लगाया गया है कि ये सभी ऑब्जेक्ट लेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर सही से व्यवस्थित हो जाएं या फिर सही से एडजस्ट हो जाएं। यदि हम किसी भी स्लाइड को सनलाइट में रख के देखें तो इस मिरर के द्वारा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके इसमें आइरिस में भेज दिया जाता है, जिससे लाइट आइरिस के द्वारा इस कंडेंसर लेंस से ऑब्जेक्ट में पड़ती है। यहाँ पर कंडेंसर लेंस होता है, यहाँ पर आइरिस होता है, ये सबसे नीचे आइरिस होता है। यदि हम इसे निकालने के बाद यदि इसे घुमाएं तो ये यहाँ पर खुल जाता है और बंद हो जाता है। इस तरीके से खुलता रहता है और ये बंद होता रहता है। जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट देखना होता है तो इसे खोले रखते हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट नहीं देखते या फिर बंद करके रखना होता है तो इसे हम बंद कर देते हैं। और इस मिरर को यहाँ पर लगाने से जो भी लाइट होती है वो इसके द्वारा हम रिफ्लेक्ट करके इस आइरिस में भेज देते हैं। यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट होकर इस आइरिस में पड़ जाती है, जो भी लाइट होती है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर ये कंडेंसर लेंस होता है। कंडेंसर लेंस नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर इसके ऊपर सबसे ऊपर कंडेंसर लेंस होता है। इस लाइट को कंडेंसर लेंस के द्वारा ऑब्जेक्ट में डाला जाता है। जब नीचे से लाइट कंडेंसर लेंस के द्वारा ऑब्जेक्ट में पड़ती है और हम ऊपर से देखते हैं तो इन दोनों लेंस के द्वारा फोकस होता है, जिससे स्लाइड का ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखाई देता है। किसी किसी माइक्रोस्कोप में ये आइरिस और कंडेंसर लेंस नहीं लगा होता, जैसे कि इस माइक्रोस्कोप में यहाँ पर नीचे कंडेंसर लेंस और आइरिस नहीं लगा हुआ है। इस नोब के द्वारा हम कंडेंसर लेंस और आइरिस को एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे जो सनलाइट है वो एकदम स्पष्ट ऑब्जेक्ट पर पड़े। और यदि हमें स्लाइड के ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह पर देखना है जहाँ पर सनलाइट नहीं है तो वहाँ पर ये मिरर नहीं काम कर सकता, क्योंकि वहाँ पर इतनी लाइट नहीं होती कि वो रिफ्लेक्ट करके ऑब्जेक्ट पर डाली जा सके। जहाँ पर सनलाइट नहीं है यदि हम वहाँ पर इस मिरर के द्वारा देखते हैं तो वहाँ पर इतनी लाइट नहीं होती कि इससे रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट पर पड़ सके। इसलिए हमेशा जब भी कोई स्लाइड देखते हैं तो सनलाइट में ही देखी जाती है, जहाँ पर नेचुरल लाइट आ रही हो। और यदि हमें अंदर देखना है जहाँ पर सनलाइट नहीं है तो वहाँ पर इल्यूमिनेटर की ज़रूरत पड़ती है। ये इसमें इल्यूमिनेटर है। यहाँ पर ये लाइट होती है, इससे हम तेज़ी और धीमा इसे कर सकते हैं। इस तरीके से ये तेज़ जलने लगता है और ये धीमा हो जाता है। जब भी हमें स्लाइड को अंदर देखना हो या फिर ऐसी जगह पर देखना हो जहाँ पर सनलाइट नहीं है, वहाँ पर इस मिरर को हटा देते हैं और इस इल्यूमिनेटर को लगा देते हैं। जहाँ पर ये मिरर लगा होता है वहीं पर ये इल्यूमिनेटर लग जाता है। तो इसे इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देते हैं और सेट करने के बाद इसका पावर ऑन कर देते हैं। इससे हम लाइट को धीमा और तेज़ कर सकते हैं। और जब भी हमें देखना होता है तो इसकी आइरिस को खोल देते हैं। ये यहाँ पे आइरिस होती है तो इसे खोल देते हैं, जिससे इसकी लाइट आइरिस से अंदर जाने लगती है, कंडेंसर लेंस से टकराती है और इस इल्यूमिनेटर की लाइट इस आइरिस के द्वारा
कंडेंसर लेंस में टकराती है और कंडेंसर लेंस के द्वारा ऑब्जेक्ट में जाती है, जिससे ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस नॉब से हम लाइट को तेजी भी कर सकते हैं और धीमा भी कर सकते हैं। किसी किसी माइक्रोस्कोप में इस आइरिस के ऊपर एक और ढक्कन जैसी संरचना लगी होती है, इसे डायाफ्राम कहते हैं। तो सबसे पहले इस डायाफ्राम को हटा देते हैं और आइरिस को खोल देते हैं, इस तरीके से। वैसे डायाफ्राम लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी किसी किसी में डायाफ्राम लगा होता है और आइरिस भी लगी होती है। जैसे कि इसमें डायाफ्राम नहीं लगा है, लेकिन आइरिस लगी हुई है। अब इस माइक्रोस्कोप में इन दोनों संरचनाओं को, इसे डायाफ्राम कहते हैं, इसे आइरिस कहते हैं। लेकिन इन दोनों नाम की हमारी बॉडी में भी एक कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। जैसे डायाफ्राम जो होता है वो हमारी थोरेक्स पार्ट को और एब्डोमेन पार्ट के बीच में पाया जाता है, जो थोरेक्स पार्ट को और एब्डोमेन पार्ट को अलग अलग रखता है। यानी कि हमारे थोरेक्स रीजन के जितने भी आर्गन होते हैं और एब्डोमेन रीजन के जितने भी आर्गन होते हैं, उन सभी को अलग अलग रखता है ये डायाफ्राम। हमारी जो बॉडी में पाया जाता है डायाफ्राम, ये दोनों पार्ट्स को अलग अलग रखता है। और जो आइरिस होती है वो हमारी आँख में पाई जाती है। आँख में 3 परतें होती हैं। सबसे बाहर की ओर स्क्लेरोटिक होती है, अंदर की ओर कोरॉइड होती है और सबसे नीचे रेटिना होती है, यानी कि सबसे अंदर की ओर रेटिना पाई जाती है। जो बाहर की स्क्लेरोटिक परत होती है वो सामने की ओर आकर कार्निया बनाती है, यानी कि आँख की हमारी नेत्र की कार्निया का निर्माण करती है। जो दूसरी परत होती है, यानी कि कोरॉइड परत होती है, वो सामने की ओर आकर आइरिस का निर्माण करती है। यानी कि हमारी आँख में जो ये काला पार्ट होता है, वो आइरिस होता है। अब किसी-किसी की आँख में वो काला दिखाई देता है और किसी में भूरा दिखाई देता है। अलग-अलग आँखों का अलग-अलग कलर होता है। यानी कि जैसा आइरिस का कलर होगा, उसी कलर की आँखें दिखाई देंगी। किसी की आँखें ब्राउन कलर की होती हैं, किसी की ब्लैक कलर की होती हैं। इस आइरिस के बीच में एक पोर होता है, यानी कि एक छिद्र होता है, जिसे प्यूपिल कहते हैं। तो ये उसी आइरिस की तरह काम करता है, यानी कि हमारी आँख की आइरिस भी इसी तरीके से वर्क करती है कि वो छोटी होती रहती है और बड़ी होती रहती है। इसी तरीके से छोटी होती रहती है और बड़ी होती रहती है, जो सामने की लाइट को अंदर भेजती है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट चलती है, तो हमारी रेटिना में पड़ती है और यही आइरिस उस लाइट को एडजस्ट करती है और अंदर प्यूपिल से अंदर भेजती है, जो रेटिना में पड़ती है, जिससे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई देती है। इस आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है उसे प्यूपिल कहते हैं। यदि हम आँख को गौर से देखें तो बाहर की ओर हल्का काला पार्ट होता है और बीच में एकदम गहरा काला पार्ट होता है। जो बीच का जो गहरा काला होता है वो एक छिद्र होता है, जिसे प्यूपिल कहते हैं या फिर पुतली कहते हैं। और उसके बाहर का जो हल्का पार्ट होता है, हल्का काला पार्ट होता है, उसे आइरिस कहते हैं। वो आइरिस इसी तरीके से वर्क करती है। हमारी आँख को जितनी लाइट की आवश्यकता होती है, उतनी ही लाइट ये आइरिस अंदर भेजती है, जिससे ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई देता है। उसी तरीके से इस माइक्रोस्कोप की आइरिस भी वर्क करती है। इस आइरिस को हम जिस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं, उसी तरीके से लाइट अंदर जा पाती है, यानी कि कंडेंसर लेंस में पहुँच पाती है और ऑब्जेक्ट हमें उसी तरीके से दिखाई देता है। जितनी लाइट की हमें आवश्यकता होती है, उतनी ही लाइट कंडेंसर लेंस में पड़ती है और उसी के अकॉर्डिंग हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो इस तरीके से इस माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर थी। अब इस माइक्रोस्कोप में इस क्लिप को एडजस्ट करने के लिए भी ये नोब होती हैं, जिससे हम इस क्लिप को दाएँ-बाएँ और आगे-पीछे हम कर सकते हैं, जिससे स्लाइड के ऑब्जेक्ट को सही से देखा जा सके। तो अब आगे देखेंगे कि प्लांट के किसी भी पार्ट की स्लाइड किस तरीके से बनाते हैं, यानी कि लीफ की स्लाइड किस तरीके से बनाते हैं, स्टेम या फिर ब्रांच की स्लाइड किस तरीके से बनाते हैं, या फिर रूट की स्लाइड किस तरीके से बनाते हैं। और लीफ, स्टेम और ब्रांच की
स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, रूट की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, उनके टीएस और एलएस की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, ये आगे के एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे। आगे हम ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से किसी एनिमल की स्लाइड बनाते हैं या फिर ह्यूमन बॉडी के किसी पार्ट की स्लाइड किस तरीके से बनाते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन या फिर स्टमक के टिश्यू की स्ट्रक्चर की स्लाइड या फिर किडनी के टिश्यू की स्लाइड। तो आगे जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे वो धीरे धीरे सीखते चलेंगे।